परछाई एपिसोड 109। अब आगे। युवराज और सुहानी के अंदर जाने के कुछ देर बाद सिद्धार्थ पीछे मुड़ता है। पीछे मुड़ते ही अपने सामने देखकर वो घबरा जाता है। इस वक्त सिद्धार्थ के सामने वो इंसान खड़ा था जिसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो इंसान और कोई नहीं युवराज ही था। युवराज को वहां देखकर डर से सिद्धार्थ की आंखें बड़ी हो जाती है और वो एकटक उसको ही देखने लगता है। युवराज की नज़र भी सिद्धार्थ पर ही थी। वो सिद्धार्थ को बड़े गौर से देखते हुए उसे जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे से ये बात जाहिर नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद सिद्धार्थ खुद को संभालते हुए एक नकली हंसी के साथ युवराज से कहता है, युवराज सर, आप यहाँ। सिद्धार्थ अभी भी काफी डरा हुआ था और अपने डर को वो अपनी झूठी हंसी के पीछे छुपा रहा था। युवराज सिद्धार्थ की आंखों में देखते हुए कहता है, कौन हो तुम? सिद्धार्थ नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करते हुए कहता है, सर, मैं सिद्धार्थ राठौर, मेरे डैड का विक्रांत राठौर हैं, राठौर टेक्सटाइल्स के ऑनर। युवराज बिल्कुल उसी तरह सिद्धार्थ को घूरकर फिर से अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहता है, कौन हो तुम? युवराज के सवाल और उसकी नज़र से सिद्धार्थ और भी नर्वस होने लगा था। वो फिर से युवराज से कहता है, युवराज सर, अभी तो मैंने बताया, आई एम सिद्धार्थ राठौर। युवराज आगे कहता है, रियली? मैंने आज सुबह तुम्हें जंगल में देखा और जहां तुम थे उससे कुछ ही दूर एक लाश पड़ी थी। युवराज की बात सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अगले ही पल वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी युवराज उसका कॉलर पकड़ लेता है। युवराज की कॉलर पकड़ते ही सिद्धार्थ हवा की स्पीड से अपना एक हाथ युवराज के हाथ पर मारता है। सिद्धार्थ का मूव किसी नॉर्मल इंसान की स्पीड से कहीं तेज था। युवराज इसके लिए पहले से तैयार नहीं था। सिद्धार्थ का हाथ लगने से युवराज की पकड़ उसके कॉलर से हट जाती है। जैसे ही युवराज का हाथ सिद्धार्थ की कॉलर से छूटता है, सिद्धार्थ वहां से भागने लगता है। इससे पहले सिद्धार्थ वहां से निकल पाता, युवराज उतनी ही तेजी से सिद्धार्थ का गला पकड़कर उसे बाउंड्री वॉल से समेट देता है। युवराज के ऐसा करते ही सिद्धार्थ उसकी पकड़ से छूटने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन युवराज की पकड़ उस पर से बिल्कुल भी लूज नहीं होती। अब युवराज सिद्धार्थ के पास जाकर उसे गुस्से में घूरते हुए कहता है, मैंने पूछा कौन हो तुम? सिद्धार्थ युवराज के सवाल का कोई जवाब नहीं देता। सिद्धार्थ से जवाब न मिलने पर युवराज उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत करने लगता है। ये करते हुए युवराज नोटिस करता है कि इससे सिद्धार्थ का दम नहीं घुट रहा था। वो अब भी अपना पूरा जोर लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। युवराज को इस बात पर हैरानी होने लगती है। तभी युवराज को यह एहसास होता है कि सिद्धार्थ सांस भी नहीं ले रहा है, और उसके अगली ही पल युवराज को ये भी पता चल जाता है कि उसका दिल भी नहीं धड़क रहा है। ये सब देखकर युवराज हैरान रह जाता है। वैसे तो उसे पहले से ही सिद्धार्थ पर शक था, लेकिन बात इतनी सीरियस हो सकती है इसका उसे अंदाजा नहीं था। युवराज सोच में पड़ जाता है, ये सिद्धार्थ चीज क्या है? ना इसकी सांसें चल रही है और ना ही इसका दिल धड़क रहा है। ये कोई आत्मा भी नहीं है, तो बिना दिल धड़के ये जिंदा कैसे है और इसकी शक्तियां? युवराज को इस तरह से सोचते हुए देखकर सिद्धार्थ समझ जाता है कि अब युवराज जान चुका है कि सिद्धार्थ नॉर्मल इंसान नहीं है। ये जानकर उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वो युवराज को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इस शरीर को ना कोई मार सकता है और ना ही कोई दर्द पहुंचा सकता है। सिद्धार्थ की बातें सुनकर युवराज को गुस्सा आने लगता है और वो अपना चेहरा सिद्धार्थ के बिल्कुल सामने लाकर उससे कहता है, मैं वो हूँ जो तुम्हारे शरीर के साथ साथ तुम्हारी रूह को भी तड़पा सकता है। ये कहते हुए युवराज के आंखों की पुतलियां लाल होने लगती है। युवराज की ये लाइन सुनकर सिद्धार्थ को वो रात याद आ जाती है जब उसने पद्मिनी को मारने की कोशिश की थी और पद्मिनी ने उसकी हालत खराब कर दी थी। सिद्धार्थ को याद आता है कि पद्मिनी ने भी उससे बिल्कुल यही कहा था। अब सिद्धार्थ के चेहरे पर फिर से डर दिखने लगता है। जैसे जैसे युवराज के आंखों की पुतलियां लाल होने लगती है, वैसे वैसे सिद्धार्थ को एक अजीब सा दर्द होने लगता है। अब सिद्धार्थ जान गया था कि उसने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर फिर से गलत इंसान से पंगा ले लिया है। उसने युवराज को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। युवराज अपनी गुस्से से लाल आंखों से सिद्धार्थ को घूरे जा रहा था और इससे सिद्धार्थ का दर्द बढ़ता जा रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि अब युवराज से कैसे बचा जाए। तभी अचानक युवराज अपना हाथ उसकी गर्दन से हटा देता है। युवराज के ऐसा करते ही सिद्धार्थ का दर्द खत्म हो जाता है और वो हैरानी से युवराज को एक नज़र देखता है। मौका पाकर जैसे ही सिद्धार्थ वहां से भागने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाता है, तभी वहां एक आदमी आ जाता है।
युवराज को उसके आने का एहसास पहले ही हो गया था, इसलिए उसने सिद्धार्थ को छोड़ दिया था। वो आदमी सिद्धार्थ और युवराज के पास आकर खड़ा ही जाता है। वो आदमी लगभग 50 से 55 साल का लग रहा था। उसने 3-पीस सूट पहना हुआ था। दिखने में वो आदमी काफी अमीर लग रहा था। वो आदमी सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहता है, सिद्धार्थ, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था और तुम मिस्टर दीवान के साथ यहाँ हो। ये कहकर वो आदमी युवराज की तरफ देखते हुए आगे कहता है, मिस्टर दीवान, ये मेरा बेटा है सिद्धार्थ। मैं इससे आपसे ही मिलाना चाहता था। ये कब से आपसे मिलना चाहता था, आपको पता नहीं, लेकिन सिद्धार्थ आपको अपना आइडल मानता है। ये सारी बातें वो आदमी बड़ी खुशी से युवराज से कह रहा था। वो आदमी सिद्धार्थ के डैड विक्रांत राठौर थे। उन्हें देखकर युवराज ये तो समझ जाता है कि उन्हें सिद्धार्थ के बारे में कुछ भी नहीं पता है। युवराज नॉर्मल टोन में उनसे कहता है, हाँ, अभी मेरी सिद्धार्थ से बात हुई, बताया उसने मुझे। ये कहकर युवराज एक नज़र सिद्धार्थ की तरफ देखता है। सिद्धार्थ अभी भी वहां चुपचाप खड़ा था। युवराज की बात खत्म होने पर विक्रांत राठौर कहते हैं, ओके मिस्टर दीवान, मैं अब आपका और टाइम नहीं लूंगा, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर विक्रांत युवराज से हाथ मिलाते हैं और सिद्धार्थ को लेकर वहां से जाने लगते हैं। वहां से जाते हुए सिद्धार्थ एक बार पीछे मुड़कर युवराज की तरफ देखता है और खुद पर युवराज की नज़र पाकर वो फिर से सामने देखने लगता है। ऑफिस का काम खत्म करके युवराज और सुहानी वापस घर जा रहे थे। युवराज खामोशी से ड्राइव कर रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन फिर भी सुहानी उसे देखकर समझ जाती है कि कोई बात है जो युवराज को परेशान कर रही है। सुहानी युवराज की तरफ देखते हुए कहती है, युवराज सर, आप ठीक हैं? युवराज सामने देखते हुए कहता है, हम। युवराज का ये कोल्ड रिएक्शन देखकर सुहानी को कुछ अजीब लगता है। वो अपनी बात पर जोर देते हुए युवराज से कहती है, नहीं युवराज सर, आप ठीक नहीं हैं, कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है। सुहानी की बात सुनकर युवराज का मूड थोड़ा ठीक हो जाता है। वो सुहानी की तरफ देखते हुए कहता है, और ये तुम्हें कैसे पता? सुहानी बहुत स्मार्टली कहती है, क्योंकि अब मुझे आपका चेहरा पढ़ना आता है। युवराज हल्की मुस्कुराहट के साथ सुहानी की तरफ एक नज़र देखकर कहता है, अच्छा। सुहानी कहती है, हाँ, तो अब आप अपनी युवराज दीवान वाला मास्क अपने चेहरे से हटाकर मुझे बताइए कि आप परेशान क्यों हैं। युवराज सुहानी से कहता है, अगर मैं तुमसे कुछ कहूँगा तो क्या तुम वो करोगी? सुहानी कहती है, हाँ बिल्कुल। युवराज कुछ देर रुककर कहता है, सुहानी, मैं चाहता हूँ कि तुम सिद्धार्थ से दूर रहो, उससे किसी भी तरह का कांटेक्ट मत रखो। युवराज की बात सुनकर सुहानी बड़ी सहजता से कहती है, ठीक है। युवराज सुहानी के इस जवाब से थोड़ा चौंक जाता है। उसे लगा था कि सुहानी युवराज से वजह पूछेगी कि वो सुहानी को सिद्धार्थ से दूर रहने के लिए क्यों कहा रहा है, लेकिन सुहानी युवराज से बिना कोई सवाल किए उसकी बात मान जाती है। ये देखकर युवराज कहता है, तुम मुझसे ये नहीं पूछोगी कि मैं तुम्हें सिद्धार्थ से दूर रहने के लिए क्यों कह रहा हूँ? सुहानी कहती है, नहीं, अगर आप ये कह रहे हैं तो ज़रूर उसकी कोई वजह होगी। युवराज सुहानी से कहता है, और अगर मैं ये जेलेसी की वजह से कहा होऊंगा तो? सुहानी कहती है, नहीं, अभी आप जेलेस नहीं हो, आपका जेलेस वाला एक्सप्रेशन दूसरा होता है। सुहानी की बात सुनकर युवराज की आंखें छोटी हो जाती है। वो सुहानी से कहता है, तुमने कब मुझे जेलेस होते हुए देखा है जो तुम्हें मेरा जेलेस एक्सप्रेशन पता है? सुहानी युवराज से कहती है, जब आपने मुझे पहली बार सिद्धार्थ के साथ देखा था तब आप जेलेस हुए थे। युवराज चिढ़ते हुए कहता है, शट अप, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उससे कभी जेलेस नहीं हुआ। युवराज को चिढ़ते देख सुहानी को हंसी आ जाती है और वो जोर जोर से हंसने लगती है। सुहानी को हंसते देख युवराज को गुस्सा आने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सुहानी हंसकर उसे चिढ़ा रही है। सुहानी हंसते हुए कहती है, वैसे युवराज सर, आपको एक बात पता है? युवराज कहता है, क्या? सुहानी युवराज के चेहरे को देखते हुए कहती है, आप जेलेस होते हो तो बहुत क्यूट लगते हो। युवराज सामने देखते हुए कहता है, डोंट कॉल मी क्यूट। युवराज को ऐसे चिढ़ते देखकर सुहानी को मजा आने लगा था। वो अपना हाथ युवराज के चेहरे के पास ले जाकर उसका गाल खींचते हुए कहती है, युवराज सर, यू आर सो क्यूट। सुहानी के ऐसा करने पर युवराज अचानक से कार का ब्रेक लगा देता है और कार एक झटके में रुक जाती है। युवराज के ऐसा करने से सुहानी चौंक जाती है। अगले ही पल युवराज अपना सीट बेल्ट निकालकर सुहानी के एकदम करीब चला जाता है और उसके चेहरे के सामने अपना चेहरा लाते हुए कहता है, हाँ तो क्या कह रही थी तुम?
युवराज को फिर से अपने इतने करीब पाकर सुहानी उससे हंकलाते हुए कहती है, माँ मैं का कुछ नहीं। युवराज सुहानी के बाल पर अपना हाथ फेरते हुए कहता है, अरे अभी तो तुम कुछ कह रही थी। मैं जेलेस था और क्यूट हूँ और भी कुछ है ना। सुहानी फिर से हंकलाते हुए ही जवाब देती है, न नहीं तो आप कभी जेलेस हो ही नहीं सकते, और क्यूट तो आप बिल्कुल नहीं हो। सुहानी के कहे दूसरे लाइन पर युवराज अपनी आंखें छोटी करके उसे देखने लगता है। युवराज की इस नज़र से घबरा कर सुहानी कहती है, मेरा मतलब आप क्यूट। ये कहते हुए सुहानी कंफ्यूज हो जाती है। सुहानी को इस तरह से देखकर युवराज के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। युवराज को स्माइल करते देख सुहानी उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहती है, युवराज सर, आप मुझे ऐसे परेशान नहीं कर सकते, वरना। सुहानी की बात सुनकर युवराज अपना चेहरा सुहानी के और करीब ले जाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, वरना क्या। सुहानी बिना कुछ सोचे कह देती है, वरना मैं सिद्धार्थ से दोस्ती कर लूंगी। सुहानी का जवाब सुनकर युवराज फिर से सीरियस हो जाता है। ये कहते ही सुहानी को भी एहसास हो जाता है कि शायद उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। युवराज सुहानी के चेहरे पर हाथ रखते हुए उससे कहता है, सुहानी मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम मेरे लिए बहुत प्रेशियस हो और मैं तुम्हें हट होते हुए नहीं देख सकता। मुझे सिद्धार्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उससे दूर रहो। ये बात युवराज ने सुहानी से बड़े प्यार और पेशेंस के साथ कहा था। सुहानी युवराज की बात पर बस अपना सर हिला देती है और युवराज वापस अपनी सीट पर आकर ड्राइव करने लगता है। अब युवराज फिर से शांत हो जाता है। सुहानी खुद को गालियां देते हुए मन में कहती है, क्या जरूरत थी तुझे फिर से वही बात करने की। युवराज सर का मूड फिर से ऑफ हो गया। रात हो चुकी थी। अर्नव और समायरा डाइनिंग रूम में बैठे डिनर कर रहे थे। डिनर करते हुए अर्नव समायरा से बातें करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समायरा उससे ज्यादा बात नहीं कर रही थी। वो बस अर्नव की बातों का हाँ या ना में जवाब दे रही थी। डिनर खत्म होने के बाद अर्नव कहता है, समायरा तुमने कहा था कि तुम रात को सोती नहीं, तो पूरी रात करती क्या हो। समायरा कहती है, कुछ नहीं। अर्नव कुछ सोचते हुए कहता है, क्या तुमने कभी किसी साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट किया है तुम्हारी इस प्रॉब्लम के बारे में। समायरा कहती है, नहीं। अर्नव कहता है, ठीक है फिर हम कल एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास चलेंगे, शायद तुम्हारी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। अर्नव की बात से समायरा गुस्सा होते हुए कहती है, नहीं, साइकियाट्रिस्ट मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। समायरा को नाराज होते देख अर्नव उस पर दबाव नहीं डालता। कुछ देर रुककर अर्नव फिर से समायरा से कहता है, समायरा क्या तुम जानती हो कि तुम्हें नींद क्यों नहीं आती। अर्नव की बात सुनकर समायरा खामोश रहती है। ये देखकर अर्नव फिर से कहता है, क्या बात है समायरा। समायरा कहती है, मुझे डरावने सपने आते हैं। समायरा का जवाब सुनकर अर्नव हैरानी से कहता है, तो इस वजह से तुम पिछले कई सालों से सोई नहीं हो। कैसे सपने आते हैं तुम्हें। अर्नव के इस सवाल पर समायरा बिना कुछ कहे वहां से उठकर चली जाती है और अर्नव उसे बस देखता रह जाता है। समायरा अपने कमरे के अंदर आकर दरवाज़ा लॉक कर देती है। वो खिड़की के पास जाकर उसी जगह पर बैठ जाती है। वहां बैठकर समायरा बाहर की तरफ देखने लगती है। वहां बैठी समायरा के दिमाग में एक सीन चलने लगता है। एपिसोड 110। अब आगे। समायरा के दिमाग में उसके बचपन का एक इंसिडेंट चल रहा था। समायरा देखती है कि वो और रक्षा एक अंधेरे कमरे में आमने सामने बैठे हुए हैं। रक्षा की आंखें बंद थी और समायरा उसे बस एकटक देख रही थी। उन दोनों के बीच में एक हवन कुंड रखा था, जिसकी रोशनी उस कमरे के अंधेरे को कुछ कम कर रही थी। समायरा वहां बैठे हुए बहुत घबराई सी लग रही थी। रक्षा अपनी आंखें खोलकर समायरा की तरफ देखते हुए कहती है, अब तुम्हारी बारी। ये कहने के बाद रक्षा की नज़र समायरा के सामने रखे एक सफ़ेद खरगोश पर पड़ती है। वो खरगोश समायरा के सामने बिना किसी मूवमेंट के आंखें खोलकर बैठा हुआ था। समायरा घबराते हुए रक्षा से कहती है, नहीं माँ, मैं ये नहीं कर सकती, मैं इसे नहीं मारना चाहती। रक्षा थोड़े सख्त लहजे में कहती है, समायरा बहुत हुआ तुम्हारा नाटक, तुम्हें ये करना ही होगा। समायरा नम आंखों से रक्षा की तरफ देखते हुए कहती है, माँ लेकिन ये सब करने की क्या ज़रूरत है। रक्षा समायरा को समझाते हुए कहती है, समायरा हर जीव में एक तरह की जीवन ऊर्जा होती है, और जब हम इसकी आहुति देते हैं तो उसी जीवन ऊर्जा से हमारी शक्तियाँ बढ़ती है। तुम्हें अपनी शक्तियाँ जागृत करने के लिए ऐसी कई बलि देनी होगी। रक्षा समायरा की तरफ एक धारदार चाकू बढ़ाते हुए कहती है, लो और इसका खून इस हवन कुंड में डाल दो। समायरा ना में अपना सर हिलाते हुए कहती है, नहीं माँ,
मैं ये नहीं करूंगी। आपने मुझे मेरी शक्तियां जागृत करने के दूसरे तरीके भी बताए हैं ना। मैं उनसे अपनी शक्तियां जागृत कर लूंगी, लेकिन मैं किसी की जान नहीं ले सकती। समायरा की बातें सुनकर रक्षा को गुस्सा आने लगता है। वो समायरा को गुस्से में डांटते हुए कहती है, उन तरीकों से तुम्हें सालों लग जाएंगे। तुम्हें जल्द से जल्द अपना लक्ष्य पाने के लिए ये सब करना ही होगा। अब मुझसे बहस करना बंद करो और अपना काम पूरा करो। रक्षा के डांटने के बाद भी समायरा उस खरगोश को छूती तक नहीं। ये देखकर जैसे ही रक्षा गुस्से में कुछ कहने वाली होती है, समायरा को अपने राइट साइड से एक लड़की की गुस्से से भरी आवाज सुनाई देती है, बंद करो ये बकवास। ये आवाज सुनकर समायरा अपने दाईं तरफ देखती है। उसके दाईं तरफ लगभग उसी के उम्र की एक लड़की बैठी होती है। दिखने में वो समायरा से बिल्कुल अलग थी। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे और उसने अपने शरीर पर बाघ के खाल से बना कपड़ा पहना हुआ था। उसके नाखून लंबे और नुकीले थे और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वैसे तो वो एक टीनेजर लड़की थी, लेकिन दिखने में वो बहुत भयानक लग रही थी। वो लड़की गुस्से में रक्षा को घूरते हुए कहती है, मुझे लगा कि तू मुझे यहाँ कुछ सिखाएगी, लेकिन यहाँ तो तुम दोनों की तू मैं ही खत्म ही नहीं हो रही है। उस लड़की के ऐसा कहने पर रक्षा उसे घूरते हुए कहती है, तुम चुप रहो। पहले समायरा इसकी बलि देगी, उसके बाद ही हम ये क्रिया आगे बढ़ाएंगे। रक्षा के ऐसा कहने पर वो लड़की गुस्से से एक नज़र समायरा को देखती है। समायरा को देखकर उसे समझ आ जाता है कि उसका उस खरगोश को मारने का कोई इरादा नहीं है। ये देखकर वो लड़की उस खरगोश को अपने एक हाथ से उठाती है और उसे अपने सामने पेट के बल लेटा देती है। ये देखकर रक्षा उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहती है, रुको, ये बलि समायरा को ही देनी होगी। वो लड़की रक्षा की बात को नज़रअंदाज करते हुए उस खरगोश के पेट में अपने पैने नाखूनों को घुसा देती है। ये देखकर डर से समायरा की सांसें रुक जाती है और हैरानी से रक्षा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जैसे ही वो लड़की खरगोश के पेट में अपने नाखून घुसाती है, उस खरगोश पर किया वशीकरण खत्म हो जाता है और वो दर्द से चीखते हुए छटपटाने लगता है। उसके पेट से लगातार खून बह रहा था। उस लड़की को देखकर समझ आ रहा था कि उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने एक हाथ से उस छटपटाते खरगोश को उठाकर उस हवन कुंड के ऊपर ले जाती है और उसके शरीर से निकलने वाला खून उस कुंड की आग में गिरने लगता है। अब समायरा की आंखें खुल जाती है और वो अपने ख्यालों से बाहर आ जाती है। समायरा के चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं था। बचपन से समायरा अपनी माँ के साथ ही रही थी और जब से उसने अपना होश संभाला था, उसने अपने आसपास सिर्फ तंत्र मंत्र और काला जादू ही देखा था। रक्षा ने बचपन से ही उसे तंत्र मंत्र सिखाना शुरू कर दिया था, लेकिन कभी भी समायरा ने किसी भी सिद्धि के लिए किसी की जान नहीं ली थी और उसकी यही बात रक्षा को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। समायरा ने कभी अपने पिता को भी नहीं देखा था और न ही बचपन से आज तक उसका कोई दोस्त था। उसे ना तो अपने इमोशंस समझ आते थे और ना ही उसे एक्सप्रेस करना आता था। समायरा खिड़की से उठकर अपने कबर्ड के पास जाती है और उसे खोलकर वही लाल कपड़ा बाहर निकालती है, जिस पर बैठकर समायरा रोज रात अपनी साधना करती है। समायरा जैसे ही उस कपड़े को बाहर निकालती है, उसके दरवाजे पर किसी की नॉक करने की आवाज़ आती है। वो आवाज़ सुनकर समायरा समझ जाती है कि इस वक्त दरवाजे पर अर्नव ही होगा। समायरा वो कपड़ा फिर से कबर्ड में रखने के बाद दरवाज़ा खोलती है तो सामने अर्नव खड़ा होता है। समायरा उससे बिना कुछ पूछे उसे देखने लगती है। ये देखकर अर्नव कहता है, क्या कर रही हो? समायरा कहती है, कुछ नहीं। समायरा का जवाब सुनकर अर्नव के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है। वो समायरा से कहता है, ग्रेट, फिर मेरे साथ चलो। समायरा अर्नव को देखते हुए कहती है, कहाँ? अर्नव कहता है, मेरे रूम में, हम मूवी देखेंगे। समायरा अर्नव को इनकार करते हुए कहती है, मुझे नहीं देखना है। समायरा का जवाब सुनकर अर्नव उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने कमरे की तरफ ले जाते हुए कहता है, वैसे भी तुम पूरी रात जागती हो और कल मेरी छुट्टी है, तो आज रात हम दोनों साथ में मूवी देखेंगे। अर्नव समायरा का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले आता है और समायरा उसे रोक नहीं पाती। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर अर्नव को रोक क्यों नहीं रही है। अर्नव समायरा को अपने बेडरूम के एक काउच पर बैठाकर उसके हाथ पर पॉपकॉर्न का एक बाउल रख देता है और लाइट बंद करके उसके पास आकर बैठ जाता है। अर्नव अपने रूम में लगे होम थिएटर पर एक कॉमेडी फिल्म लगा देता है। समायरा ने आज से पहले कोई मूवी नहीं देखी थी। अर्नव मूवी देखते हुए काफ़ी एंजॉय कर रहा था, क्योंकि ये एक कॉमेडी फिल्म थी, इसलिए अर्नव उसे देखकर हंसते जा रहा था। समायरा को बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही थी। वो एक नज़र टी.वी. को देखती और एक नज़र अर्नव को।
ये देखकर अर्नब समायरा का चेहरा टी.वी. की तरफ करते हुए कहता है, ध्यान से देखो, तुम्हें भी समझ आने लगेगा। इसके बाद समायरा टी.वी. की तरफ देखने लगती है। अभी भी उसे मूवी देखकर हंसी नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों समायरा वहीं बैठी रहती है। शायद उसे अर्नब का साथ अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद जब समायरा की नज़र टी.वी. पर थी, तभी उसे अपने कंधे पर अर्नब का सर महसूस होता है। समायरा की नज़र जब अर्नब पर जाती है तो वो देखती है कि मूवी देखते हुए अर्नब की आंख लग गई है और वो समायरा के कंधे पर अपना सर रखकर सो चुका है। अर्नब को अपने इतने करीब देखकर समायरा के दिल की धड़कन बढ़ जाती है और उसे एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। समायरा खुद भी इसकी वजह नहीं समझ पाती, लेकिन वो बस अर्नब के चेहरे को बिना किसी भाव के देखती रहती है। कुछ देर बाद समायरा धीरे से अर्नब का सर अपने कंधे से हटाती है और उसे उसी काउच पर लेटा देती है। इसके बाद समायरा टी.वी. ऑफ करके बाहर जाने लगती है। जब वो कमरे से बाहर जा रही होती है तभी अचानक से रुक जाती है और वापस कमरे के अंदर जाकर अर्नब के सर के नीचे एक पिलो लगा देती है और उसे एक ब्लैंकेट ओढ़ा देती है। ब्लैंकेट ओढ़ाने के बाद समायरा एक नज़र अर्नब के चेहरे को देखती है और फिर वापस अपने कमरे में आ जाती है। अपने कमरे में आकर समायरा हर रात की तरह अपनी साधना शुरू कर देती है। इधर युवराज के घर में निशा और विवेक डिनर करने के बाद सो गए थे। कल सुबह उन्हें राघव के साथ कैलाश के लिए निकलना था। इधर सुहानी युवराज के कमरे में आती है। युवराज अपने बेड पर बैठे लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। सुहानी के कमरे में आते ही युवराज की नज़र उस पर जाती है। सुहानी इस वक्त काफ़ी परेशान लग रही थी। वो चुपचाप आकर अपने बेड पर बैठ जाती है और कुछ सोचने लगती है। सुहानी को इस तरह से परेशान देखकर युवराज अपना लैपटॉप साइड में रखता है और सुहानी के पास जाकर उसके बेड पर बैठ जाता है। युवराज सुहानी के दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर उससे कहता है, क्या हुआ? तुम परेशान लग रही हो। सुहानी युवराज को देखते हुए परेशान आवाज में कहती है, युवराज सर, मुझे अब तक लग रहा था कि वो तीसरा कलश शहर के बॉर्डर पर होगा, पर हमने पूरा बॉर्डर चेक कर लिया लेकिन मुझे कहीं भी उन अस्थियों के होने का एहसास ही नहीं हुआ। अब हम इतने बड़े शहर में उस कलश को कहाँ ढूंढेंगे? सुहानी की बात पूरी होने पर युवराज एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, हम तो सुहानी सक्सेना को भी स्ट्रेस होता है। सुहानी अपना मुंह बनाते हुए कहती है, क्यों? मुझे स्ट्रेस नहीं हो सकता क्या? युवराज कहता है, नहीं, तुम हमेशा मुझे स्ट्रेस देते रहती हो, तो तुम्हें कैसे स्ट्रेस हो सकता है? युवराज का जवाब सुनकर सुहानी उससे अपना हाथ छुड़ाकर बेड से उठते हुए कहती है, आप एक भी मौका नहीं छोड़ते ना मुझे टीज करने का। ये सुनकर युवराज हल्की स्माइल करते हुए उठ जाता है और सुहानी के पास जाकर उसे प्यार से हग करते हुए कहता है, तुम परेशान मत हो, वो तीसरा कलश भी सही टाइम आने पर हमें मिल जाएगा। अब सुहानी भी पलटकर युवराज से कुछ नहीं कहती, क्योंकि इस वक्त वो अपने सबसे कंफर्टेबल और सेफ प्लेस में थी, युवराज की बाहों में। कुछ देर तक इसी तरह से सुहानी को हक करने के बाद युवराज शॉवर लेने वॉशरूम चला जाता है। युवराज के वॉशरूम जाने के बाद सुहानी की नज़र कमरे में रखे पानी के जार पर पड़ती है, जो इस वक्त खाली था। सुहानी उस जार को लेकर पानी लेने के लिए नीचे किचन की तरफ चली जाती है। जब सुहानी नीचे लिविंग एरिया में पहुंचती है तो वहां काफी अंधेरा होता है। सभी लोग इस वक्त अपने अपने कमरे में सो रहे थे। सुहानी किचन के अंदर जाती है और वहां की लाइट ऑन करके जार में पानी भरने लगती है। जार में पानी भरते हुए सुहानी को एहसास होता है कि इस वक्त कोई उसके पीछे है। ये एहसास होते ही सुहानी झट से पीछे पलट जाती है। सुहानी के पीछे और कोई नहीं बल्कि वो साया था। अपने सामने अचानक से उस साये को देखकर डर से सुहानी की सांसें रुक जाती है। उसे देखते ही सुहानी वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले सुहानी वहां से भाग पाती, वो साया सुहानी की गर्दन पकड़ लेता है। उस साये के गर्दन पकड़ने पर सुहानी अपनी जगह से हिल भी नहीं पाती। आज उस साये का वक्त ज़ाया करने का कोई इरादा नहीं था। वो युवराज के आने से पहले ही सुहानी को मार देना चाहता था। उस साये की पकड़ सुहानी की गर्दन पर मजबूत होती जा रही थी और इससे सुहानी का दम घुटने लगा था। तभी युवराज वहां आ जाता है। जैसे ही उस साये को एहसास होता है कि युवराज वहां आ चुका है, वो सुहानी को छोड़कर वहां से चला जाता है। युवराज के सुहानी के पास पहुंचने से पहले ही वो साया वहां से जा चुका होता है। वहां पहुंचते ही युवराज सुहानी को गले से लगा लेता है। सुहानी भी इस वक्त काफी घबराई हुई थी। अचानक से सुहानी युवराज से अलग होकर किचन से बाहर के एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये युवराज सर। वो साया। युवराज को सुहानी की बात समझ नहीं आती। वो सुहानी का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहता है, क्या हुआ?
तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैं हूं ना यहाँ। सुहानी घबराते हुए फिर से उस कमरे की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहती है, युवराज सर, मैंने उस साय को शुभ्रा आंटी के कमरे में जाते देखा। सुहानी की बात सुनकर युवराज उसे एकटक देखने लगता है। फिर अगले ही पल वो सुहानी का हाथ पकड़कर शुभ्रा के कमरे की तरफ जल्दी से जाता है। उस कमरे के पास पहुंचकर युवराज जोर जोर दरवाजे को मारते हुए शुभ्रा को आवाज लगाने लगता है। जब शुभ्रा दरवाजा नहीं खोलती तो युवराज उस दरवाजे का लॉक तोड़ने के लिए अपनी मुट्ठी बांध लेता है। जैसे ही युवराज उस दरवाजे के लॉक पर पंच मारने वाला होता है, शुभ्रा दरवाजा खोल देती है। शुभ्रा को सही सलामत देखकर सुहानी एक चैन की सांस लेती है और युवराज एक नज़र सुहानी को रिलैक्स होते देखता है। इसके बाद युवराज की नज़र फिर से शुभ्रा पर जाती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी गहरी नींद से जागी है। अपने कमरे के बाहर इस वक्त युवराज और सुहानी को देखकर शुभ्रा उनसे कहती है, युवराज, तुम दोनों इस वक्त यहाँ, कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा? युवराज एक नज़र शुभ्रा के कमरे के अंदर देखते हुए उससे कहता है, नहीं मासी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सुहानी को थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी। सब ठीक है, आप जाकर सो जाइए। ये कहकर युवराज शुभ्रा के कमरे का दरवाज़ा लगा देता है और सुहानी का हाथ पकड़कर ऊपर कमरे की तरफ जाने लगता है। कमरे का दरवाज़ा बंद होते ही शुभ्रा दरवाज़ा अंदर से लॉक करके जब अपने बेड की तरफ मुड़ती है तो उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल होती है। उसी पल उसकी आंखों की पुतलियां सफ़ेद होने लगती है। इस वक्त शुभ्रा ने एक हाफ स्लीव का नाइट गाउन पहना हुआ था, जिसकी वजह से उसकी कलाई कवर नहीं थी। शुभ्रा की कलाई में टानकरी लिपि में हरीश लिखा हुआ था। आगे की स्टोरी जानने के लिए कमेंट करें।